In this video, we'll learn about the British conquest to India. सीधी सीधी बात ये है कि ब्रिटिशर्स हमने पहले वीडियोस में देखा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, हमारी इंडिया में यूरोपियंस आए। ये देख लिया था कि उसके रीजंस क्या हैं, क्यों आए, किस सीक्वेंस में आए, ये सब कुछ पुरानी वीडियो में कवर हो चुका है। बट अभी ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स आए और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे हमारे इंडिया में, तो ये पावरफुल कैसे बने, इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पे राज कैसे किया? क्योंकि ऐसे तो हमारे पोर्चुगीज़ भी आए थे, डच भी आए थे, डेन्स भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे। तो ये इन चारों के होते हुए ब्रिटिश एकदम चमक के उगते सूरज की तरह कैसे निकल आया, है ना? तो ये समझना पड़ेगा, कुछ तो तरीका अपनाया होगा। तो हम इसमें समझें कि ब्रिटिश की क्या ऐसे तरीके थे, क्या ट्रिक्स थे कि उसने ना पूरे के पूरे भारत को कब्जा लिया और इन सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, कंपनीज थी, उनको भगा दिया। तो लेट्स सी। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया हैपेंस इन टू वेज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दो तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया में। एक तो बहला फुसला के भी किया और दूसरा मार धाड़ के भी किया। तो वॉर किया सबसे पहले तो, और दूसरी बात थी उसकी पॉलिसीज के द्वारा। तो ये देख लेते हैं कि वॉर्स किस-किस के साथ की। तो देखो ना, उसने दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ा था। उसने यूरोपियन पावर्स के साथ भी वॉर किया था, प्लस इंडियन पावर के साथ भी वॉर किया था। अभी ये देखना है कि इंडियन में कौन-कौन सी पावर्स थी, यूरोपियन में कौन-कौन सी पावर्स थी। तो यूरोपियन में तो जितनी भी थी, मतलब जैसे कि जो भी आई थी, हमारे यहाँ आई थी, पोर्चुगीज़ आए थे, डच आए थे, डेन्स आए थे और उसके बाद फ्रेंच आए थे। ये बाकी की ये 3 है ना, पोर्चुगीज़, डच और डेन्स, ये तो थोड़े हल्के पड़े थे, पर फ्रेंच थोड़ा भारी पड़ गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, थोड़ा टक्कर का आदमी था ये। अब देख लेते हैं कि इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में मुगलों का राज खत्म होते-होते मराठाओं का राज आने लग गया था। इंडिया में जो कुछ थोड़ी बहुत पावरफुल पावर्स रही थी, उनके ही साथ ब्रिटिशर्स का वॉर चला। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे हैं बंगाल में। बंगाल में 2 वॉर्स हुई थी, है ना? एक थी प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। It happened in 1757 and Buxar happened in 1764. Okay. Then comes Mysore. मैसूर को रूल कर रहे थे हैदर अली, जो कि पहले कमांडर थे। उन्होंने वोडियार डायनेस्टी को पूरा हटा-हुटू के खुद बैठ गए थे, है ना? तो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे। हैदर अली मैसूर के साथ हुई 4 वॉर्स और धीरे-धीरे करके मैसूर, मतलब टीपू सुल्तान को भी एंड में चलकर हरा के मार दिया था। ठीक है? फिर वॉर हुई मराठा की। जब मैसूर से वॉर चल रही थी, उसी समय पे पैरेलली मराठास के साथ भी वॉर चल रही थी और मराठाओं के साथ हुई 3 लड़ाइयाँ, 3 वॉर्स एंड द लास्ट बीइंग सिख। सिख के साथ हुई 2 वॉर्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पर आकर अटक गए, कुछ हमारी ऐसी मिसलेनियस सी वॉर्स भी हैं। उसकी एक अलग वीडियो आई विल अटैच। मैं फिर एक अलग वीडियो बना दूंगी अबाउट द मिसलेनियस वॉर्स। ये मिसलेनियस वॉर्स हम इस वाले टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। मिसलेनियस वॉर में नेपाल के साथ भी है, बर्मा के साथ भी है, अफगान के साथ भी है। तो इट इज ऑल एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो Afghan war, all these wars are there, but they are not very much significant. But फिर भी just for the sake of it, मैं ये cover कर लूंगी, but in later videos, not in this video. अब बात करते हैं पॉलिसीज की। तो पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज थी? 3 पॉलिसीज अपनाई ब्रिटिशर्स ने, जो कि प्रीलिम्स में पूछी भी जाती हैं। सबसे पहली पॉलिसी जो थी वो थी सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस। सेकंड पॉलिसी वाज अ रिंग फेंस। रिंग फेंस पॉलिसी होती थी, मतलब एक बफर स्टेट बना लेते थे और जो उनका मेन एरिया होता था उसको प्रोटेक्ट करते थे। इसको छोटे में अभी यहाँ समझते हैं कि जैसे मद्रास उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो उन्होंने ना यहाँ पे अपना एक जो स्टेट है उसको अपना हथिया के रखा हुआ है, सिर्फ इसके लिए कि कोई भी अगर यहाँ से हमला करेगा तो ये जो बीच में है ना, ये बीच में मद्रास को बचा ले जाएगा, तो मद्रास पे डायरेक्ट हमला कोई नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं हम रिंग फेंस पॉलिसी। एंड द थर्ड बीइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सबसे ज्यादा फेमस है हमारी झांसी की रानी पे, एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम झांसी, सो इट इज लाइक कि हमारे ही घर में तो ये हुआ था यार। तो डलहौजी लेकर आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने ही जो है इंडिया में ये सब कर्म करे थे और झांसी की रानी को इन्हीं ने भगाया था। बेसिकली इसमें क्या होता था कि अगर आपका कोई खुद का खून नहीं है, मतलब आपका सगा बच्चा नहीं है, अगर मेल एयर नहीं है आपके पास, तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। फिर आपको जो आपकी गद्दी, आपका साम्राज्य है, आपको ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे, सॉरी नॉट लेक्चर, इट्स लेक्चर वीडियो। इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि वॉर हुई यूरोपियन पावर्स के साथ। जितनी भी ये जो वॉर्स हुई थी ना, जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो पोर्चुगीज, डच, डेन एंड फ्रेंच, और फ्रेंच के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, जिनके बाद जो लास्ट कार्नेटिक वॉर है उसमें फ्रेंच बिल्कुल हार गए थे और फिर अपना सब कुछ सौंप, ब्रिटिशर्स को सौंप के भाग गए थे। ठीक है, तो we'll learn about this in this video. The wars with European powers and the conquest of Britishers over European powers. Let's move forward. Let's talk about Portuguese, कि पोर्चुगीज आए और उनका अंत कैसे हुआ। तो देखो 1498 में वास्को ड गामा आया। वास्को ड गामा के रूप में पोर्चुगीज इंडिया आए और ये सबसे पहले पहुंचा कैलीकट। कैलीकट में इसको स्वागत किया जमोरिन ने। जमोरिन इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ टाइटल बेसिकली, ठीक है, और हिंदी में इसको समुद्रिन बोलते हैं। देखो हमारी थोड़ी-सी बदनसीबी ये है कि हमारी जितनी भी हिस्ट्री लिखी हुई है वो यूरोपियंस ने लिखी हुई है, तो यूरोपियंस ना इसको ज़मोरिन बोलते थे। इसलिए अगर आप बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो ज़मोरिन ही बोला जाएगा। तो ज़मोरिन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। दिस इज़ अ बेसिकली टाइटल गिवन टू द किंग ऑफ दैट टेरिटरी, ओके। तो समुद्रिन की कोर्ट में ये आया था वास्को ड गामा, और ये आया अपनी शिप साओ गैब्रियल से। ये छोटे-छोटे फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 1510 में गोवा कैप्चर कर लिया। अब ये गोवा किसने कैप्चर किया था? सो इट वाज कैप्चर्ड बाय एल्बुकर्की, एल्ब्यूकर्की। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा और डिटेल में जानना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के रीजंस, सीक्वेंस और सारे ही जो यूरोपियंस हैं उनके बारे में डिटेल में देयर इज मेंशन और अच्छे से समझाया गया है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। कैप्चर किया था, अभी ये वापस बैक टू टॉपिक, एल्बुकर्की ने कैप्चर किया था गोवा, ओके। और ये किससे कैप्चर किया था? तो सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान से, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ओके। तो ये कैप्चरिंग हो गई गोवा की। फिर क्या हुआ? 1603 और 1639 में डच लोगों ने क्या किया, इसको गोवा को कैप्चर करने की कोशिश करी, ठीक है, घेराबंदी कर ली। पर ये बात ध्यान रखना, सिर्फ घेराबंदी करी थी, उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे डच, ठीक है। तो इन 1603 एंड 1639 डच ट्राइड टू कैप्चर इट, दे बिसीज्ड गोवा, ओके। फिर 1635 में क्या हुआ? गोवा में बहुत अच्छा खासा भारी पैंडेमिक देखने को मिला। जैसे कि हमारे यहाँ कोविड हुआ था, वैसे ही वहाँ पे एक पैंडेमिक देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस हो गया था, ट्रेड का लॉस हो गया था, बहुत सी सारी चीज़ों का लॉस हो गया था, जहाँ पे फिर पोर्चुगीज़ थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे। फिर 1661 में देखो तो पोर्चुगीज़ ने बॉम्बे खो दिया to sorry, no, it is not Portuguese. They lost Bombay to British, okay, in 1661। और ये कैसे खोया है इन्होंने? मैरिज करा। यहाँ पे जो पोर्चुगीज किंग था उसकी बहन थी, उसका नाम था कैथरीन। कैथरीन की शादी कर दी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द सेकंड के साथ, है ना। और ये शादी कर दी तो ये जो बॉम्बे मिला था ना चार्ल्स द सेकंड को, ये दहेज के तौर पे दिया था। भाई इनको अपना खुद नहीं मिल रहा था कि हमारे यहाँ की चीजें एक दूसरे को दहेज में दिए जा रहे थे, बॉम्बे इनका था क्या यार देने को। और फिर यही बॉम्बे ना बाद में 1668 में चल के ये चार्ल्स द सेकंड चाचा हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे मात्र 10 पाउंड में, साल के 10 पाउंड में
चार्ल्स द सेकेंड हमारा बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। बताओ, इतनी ही ज्यादा छोटी सी चीज कर दी इन्होंने तो। पर फिर चलो, बैक टू द टॉपिक अगेन। इन्होंने बॉम्बे खो दिया। बॉम्बे खो दिया तो थोड़ा सा ना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कमजोर कर दिया। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये जो है ना, ये शादी क्यों हुई और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे खोया। देखो, ये है हमारा, मान लो यूरोप, मतलब ऐसे कुछ भी मान लो तुम, तो अभी मैं इतना बना नहीं पा रही हूँ, सो डोंट माइंड। अब ये पोर्चुगीज है ना, पोर्चुगल है, ये स्पेन है, और यहाँ पे ब्रिटेन है। पोर्चुगीज और स्पेन की लड़ाई चल रही थी। अब पोर्चुगीज को किसी का साथ चाहिए था कि भाई मेरा कोई साथ दे दो स्पेन को हराने में, तो उसने अलायंस करी ब्रिटिश के साथ। अब ये अलायंस में जो करना पड़ा ना पोर्चुगीज को, उसके राजा को अपनी बहन कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से करनी पड़ी। तो ये शादी का रीजन ही यही था जिसकी वजह से वो स्पेन को हरा सके। तो ये समझिए कि इनकी शादी क्यों हुई थी, ठीक है। फिर 1663 में क्या हुआ, डच ने मालाबार कोस्ट में जितनी भी उनकी टेरिटरी थी, फैक्ट्रीज वगैरह थी, जितना भी सब कुछ था, वो सब कैप्चर कर लिया था। चाहे वो फोर्ट्स हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, डच ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था इन मालाबार कोस्ट। उस टाइम का मालाबार कोस्ट को आप आज का केरला इमेजिन कर कर चलो। आज के केरला में डच ने सब कुछ खा लिया। अब उसके बाद ना 1961 तक पोर्चुगीज ने गोवा पकड़े रखा, दमन पकड़े रखा और दीव पकड़े रखा। वो उस पे तब तक राज करते रहे 1961 तक, जब तक इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें भगाया नहीं। पर इस बीच में ना 1741 में भी एक चीज हुई थी। इधर पे क्या हुआ, मार्तंड वर्मा हमारे केरला के राजा थे। उन्होंने ये जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से भगाया था, हरा दिया था। सॉरी, नॉट ब्रिटिशर्स, डच को भगाया था बाय द बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल, लेट्स सी इट अगेन, क्योंकि मैं थोड़ा सा फंबल कर गई थी बीच में। ये 1663 और 1961 के बीच में, 1741 में मार्तंड वर्मा, जो कि केरला और त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने डच को हरा दिया था इन दी बैटल ऑफ कोलाचल। ओके। पर ये डच वाले सीन में दिखाएंगे कि डच का जब हार हुआ, अब भी हाल ही आ जाएगा इस पोर्चुगीज के बाद में डच की बात करेंगे। ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट पोर्चुगीज, वो कैसे आए और कैसे डिक्लाइन कर गए। तो 1961 में दे डिक्लाइन एंड दे वेंट होम। ये सारी कहानी है। नाउ लेट्स कम टू डच। थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं कि इस समय पर, सॉरी आई वाज नॉट एबल टू राइट इट है, इस समय पर 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होल भी होता है। बैटल ऑफ स्वाली होल में जो हमारे पोर्चुगीज हैं, इट वाज पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, और पोर्चुगीज हार जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस थोड़ा सा एस्टेब्लिश होता है। और जहांगीर फिर उसको अलाउ कर देता है कि अच्छा तुम फोर्टिफाई कर लो या फिर अपने जो फैक्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश कर लो। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। सो बैटल ऑफ सॉलीहोल वाज फॉट बिटवीन पोर्चुगीज एंड ब्रिटिशर्स, ओके, इन 1611, एंड पोर्चुगीज लॉस्ट इन दैट बैटल। और इधर पर ब्रिटिशर्स की तरफ से थॉमस बेस्ट लड़े थे। तो थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज को बेस्ट कर दिया था, आप ऐसे समझ सकते हो। और सॉली होल को ऐसे समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को पूरा का पूरा सॉलो कर लिया था। सो इट वाज बैटल ऑफ सॉली होल, पूरा को पूरा खा गए। नाउ लेट्स कम टू डच। व्हाट डिड डच डू, और डच का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो देखो, डच जो रहे थे इंडिया में, वो 1605 से 1825 तक रहे थे, ठीक है। उनका मेन फोकस इंडोनेशिया ही था। उनको ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं था कि भाई हमें इंडिया आना है या इंडिया में कुछ लेना देना है। वो बेसिकली इंडोनेशिया में ही थे। पर वो जो इंडिया आए ना, वो क्यों आए, उसका मेन रीजन था क्लोथिंग, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल थोड़ा बहुत। डच का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इंडिया आने में। वो इंडिया इंडोनेशिया में ही पूरा ट्रेड वगैरह सब कुछ कर रहे थे, चाहे वो स्पाइस का हो चाहे किसी भी चीज का हो। पर उनका इंडिया आना हुआ क्लोथिंग की वजह से, क्योंकि जितने भी हमारे सेंट्रल एशिया और जो कि मतलब ऐसे ईस्ट एशिया के लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे क्लोथ्स की, जो कि सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इसकी वजह से डच को इंडिया आना पड़ा, ये मजबूरी थी उनकी।
ठीक है, पर 1620 में अग्रीमेंट हुआ डच और ब्रिटिश का कि भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, तुम मेरे ट्रेड में मत बोलना, मैं तुम्हारे ट्रेड में नहीं बोलूंगा। पर उसके बाद क्या हुआ, 1623 में अम्बोइना मैसेकर हुआ, जो कि मलाकू में हुआ था। आज का जो टेरिटरी है उसको मलाकू इंडोनेशिया बोलते हैं, उस समय पे अम्बोइना बोलते थे उस जगह को। तो अम्बोइना में हुआ और भाई सिर्फ 9 लोग मारे गए थे। भाई सिर्फ तो नहीं होता है, एवरी लाइफ काउंट्स, ओके, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, बट 9 लोग मारे गए थे और पता नहीं किस हिसाब से ब्रिटिशर्स इसको मैसेकर बुला रहे थे। अब ये मैसेकर किया किसने? डच ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था। ठीक है, तो जिससे ब्रिटिशर्स ना बहुत ज्यादा खिसिया गए थे डच से कि अच्छा बेटा अब बताते हैं हम तुझे, तूने हमारे लोगों को कैसे मारा। और ब्रिटिशर्स ये 9 लोगों को मारने को अम्बोइना मैसेकर बुला रहे थे, मैसेकर। ओके, तो ये बात याद रखना थोड़ा सा कि डच और ब्रिटिश में थोड़ी बहुत नोक-झोंक या लड़ाई झगड़ा क्यों चालू हुआ। वैसे ब्रिटिशर और डच बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बनकर रह रहे थे। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो डच की टेरिटरी ऑक्यूपाई करते रहते हैं और डच ब्रिटिश की टेरिटरी ऑक्यूपाई करते रहते हैं। और ये साइकिल ना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पर फिर बाद में जाके 1667 में ये लोग चलो आपस में जाके समझौता कर लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं, अग्रीमेंट पे आ जाते हैं, ऐसे तो काम चल नहीं जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे इंडोनेशिया में नहीं आएंगे, और डच ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे इंडिया में नहीं आएंगे। तो दे बोथ अग्रीड म्यूचुअली कि ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया नहीं जाएंगे और डच इंडिया नहीं आएंगे, दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में फोकस करेंगे और वहीं पे लिमिटेड रहेंगे। तो इंडिया में आ गए हमारे ब्रिटिशर्स और इंडोनेशिया में आ गए हमारे डच। लेट्स सी मोर। हमने अभी इसी वीडियो में देखा कि जो पोर्चुगीज की टेरिटरी थी मालाबार कोस्ट में, इधर की तरफ पे, उधर पर मालाबार में पोर्चुगीज को भगाकर डच बस गए थे, है ना। उन्होंने अपनी बैठ गए थे कि तुम्हारी जितनी भी टेरिटरीज थी पोर्चुगीज की, वो सारी ऑक्यूपाई कर ली थी डच ने। पर इसी समय पर हमारे केरला में, जो कि मैंने अभी बताया जो मालाबार कोस्ट है, आज दिन का केरला है, तो केरला या ट्रेवेनकोर में, ट्रेवेनकोर उसका कैपिटल था, वहां पर एस्टैब्लिशमेंट या फिर इमरजेंस हुआ मार्तंड वर्मा का। ही वॉज अ वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग रूलर, केपेबल रूलर। तो मार्तंड वर्मा आया। मार्तंड वर्मा ने 1741 में डच को भगा दिया बाय दी बैटल ऑफ कोलाचिल। बैटल ऑफ कोलाचिल हुई और उसमें बहुत बुरी तरीके से डच को हरा के मार्तंड वर्मा ने भगा दिया, जिसकी वजह से डच की पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई थी फिर इंडिया में। ना डच बहुत ज्यादा आराम से रह रहे थे, उन्हें ऐसी कोई चैट चपाट थी नहीं कि भैया हमें कुछ करना है या नहीं करना। वो बहुत आराम से सुकून से रह रहे थे। पर 18th सेंचुरी में नेपोलियन का आगमन होता है, नेपोलियन आता है, जिससे भाई ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कांपते हैं, उनको थोड़ी सी ऐसा होता है कि भाई इसको भगाओ, हम नहीं राज कर पाएंगे इसके होते हुए। फिर क्या हुआ कि 1814 में ब्रिटिशर्स जाते हैं डच के पास कि भाई हमें ना मदद चाहिए आपकी। वहां पे हॉलैंड की मदद चाहिए थी। हॉलैंड में कौन रहते थे? हमारे डच लोग, ठीक है। तो हॉलैंड की मदद चाहिए थी। अभी उसमें डच लोग एक शर्त रखते हैं कि एक काम करो, हम आपकी मदद कर देंगे, आप हमें डच कोरोमंडल एंड डच बंगाल दे दो। और आप जैसे ही हमें डच कोरोमंडल डच बंगाल दे दोगे, हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1815 में ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया, नेपोलियन को हरा दिया। अब ये नेपोलियन को तो फिर सेंट हेलेना आइलैंड बेच के और सब कुछ ऐसी तैसी कर देते हैं इसकी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ना 10 साल तक चुप रहे। 10 साल तक चुप रहे, पर 1825 में उन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला डच को कि भाई हमने जो आपको ये डच कोरोमंडल और डच बंगाल दिया था, हमें ये वापस चाहिए। डच बोलते हैं भाई ये तो हमने ट्रीटी करी थी, अब ऐसे कैसे चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें देनी पड़ेगी ये डच कोरोमंडल और बंगाल, अगर नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे। और अगर 1 मार्च 1825 से पहले दे दोगे तो हम आपको थोड़ा बहुत कंपनसेशन भी दे देंगे इसका। तो डच ने कहा कि भाई मरता क्या नहीं करता, अब छोड़ो भाई क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने 1 मार्च 1825 में ये जो सारी टेरिटरीज थी डच के पास, चाहे वो डच कोरोमंडल बंगाल या फिर जो जितनी भी थी, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स को सौंप के और चलते बने थे। तो 1825 में डच का एंड हो जाता है। ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ डच इन इंडिया। लेट्स सी मोर।
ये रही डेन्स की कहानी। भाई डेन्स आते ही साथ चले गए, इनकी बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इनकी। ये आए बाद में, जीत गए पहले। तो 1616 में ये आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1620 में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई ट्रेन के बारे में, है ना। और ये जिस काम के लिए आए थे उसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये ट्रेड करने के लिए आए थे, पर ट्रेड की जगह ये अपना रिलीजन फैलाने में लग गए, मिशनरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। फिर 1759 में ये चले तो इन्होंने एक लड़ाई लड़ ली, बैटल ऑफ बिडारा। ये लड़ी थी इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ में, जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। अब ये इतनी गंदी तरीके से बैंकरप्ट हुए थे क्योंकि ट्रेड कर नहीं रहे थे, रिलीजन फैला रहे थे, ऊपर सोने पे सुहागा, ये ब्रिटिशर्स से भी लड़ मरे। तो 1777 में ये बैंकरप्ट हो गए और इन्होंने अपना सेरमपुर की जो कॉलोनी थी वो डेनिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी कि चलो भाई हम क्राउन के सहारे ही जी लेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो 1803 और 1815 में क्या हुआ फिर, जो नेपोलियन है उसने अटैक कर दिया डेनमार्क पे, और बहुत बुरी तरीके से डेनमार्क बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर 1845 में क्या हुआ, डेनिश हार हूर के कि भाई अब तो हमसे नहीं हो रहा है, अपनी सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को बेच के चले गए थे। उसके बदले में उन्होंने थोड़ा कॉम्पनसेशन पा लिया था कि थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे, और इस तरीके से डेन्स का बिल्कुल एंड हो जाता है इन इंडिया। ओके, नाउ लेट्स सी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रेंच। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑन फ्रेंच, जिसको हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। कार्नेटिक वॉर्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू नो। तीन कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेट्स सी अबाउट दैट इज वेल। देखो, ये कुछ मेन फोकस देखते हैं कि वॉर हुई तो हुई क्यों। इट इज नॉट जस्ट फॉर द कार्नेटिक वॉर्स बट फॉर ऑल द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर अदर पावर्स। क्योंकि देखो यूरोपियन इकोस भी था, ऐसा था कि ये तो चलो ये सिर्फ फ्रेंच स्पेसिफिक है। मर्केंटिलिज्म थोड़ा सा ऑल दी पावर स्पेसिफिक है, कि मतलब सारी यूरोपियन पावर्स को क्यों हराया, क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको अपन की मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी थी, और मोनोपोली कब होगी, जब सारी पावर्स, सारे लोगों को भगाओगे तभी ना अकेले रह पाओगे, तभी तो सारी चीजें खा पाओगे। तो ये मर्केंटिलिज्म वही है। यूरोपियन इकोस क्या है, ये बेसिकली जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था ना, 7 ईयर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, वही यहाँ पे चल रहा था, उसी की भसड़ इंडिया में देखी गई। मतलब इसको ऐसे ही मान लो कि अब हमारे चाचा और पापा लड़ रहे हैं, है ना। और अब मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, ये गांव में बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली में बैठी हुई हैं। अब चाचा की लड़की और मैं यहाँ पे लड़ जाएं, तो ये बिल्कुल वैसी कहानी था कि ऑस्ट्रिया में वॉर चल रही थी, फ्रेंच और ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, और इसका इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया में। इंडिया में भी ये लोग लड़ गए, फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे से। फिर पॉलिटिकल वैक्यूम की बात आ जाती है। देखो यहाँ पर ना ब्रिटिश और फ्रेंच ऐसे हेड ऑन एक दूसरे से नहीं लड़े, उन लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत खिसियान अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए रह गई थी ना, तो वो लोग जो इंडियन पावर्स थी उनके बिहाफ पे भी लड़े थे, ठीक है। कि जैसे हैदराबाद में, अभी आगे देखेंगे, ये सेकेंड वॉर में बहुत ज्यादा हुआ था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में यही रीजन था इनकी लड़ाई का, क्योंकि ये इंडियन पावर्स की तरफ से लड़ रहे थे। लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। पहले ये देख लेते हैं ये कार्नेटिक वॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्नेटिक के रीजन में लड़ी गई थी ना, इसको कार्नेटिक का रीजन बोलते हैं। ये कार्नेटिक के रीजन में ही लड़ी गई थी, तो इसको कार्नेटिक वॉर्स बोला जाता है। ओके, देखो थोड़ा सा ना कर्नाटिक के बारे में भी जानते हैं, कार्नेटिक क्या था क्या नहीं था। कार्नेटिक कभी भी हैदराबाद का हिस्सा नहीं था। एक ऐसा क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में कि निजामत ऑफ कर्नाटिक वाज अ पार्ट ऑफ हैदराबाद, या फिर हैदराबाद से कार्व आउट हुआ था, तो ऐसा नहीं है। हैदराबाद इंडिपेंडेंट बना था 1724 में, जो कि निजाम उल मुल्क ने इंडिपेंडेंट घोषित घोषित किया था। निजाम उल मुल्क कौन था, वही आदमी जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे उसका वजीर बना था, और बाद में चलकर वो हैदराबाद आ गया, और हैदराबाद में 1724 में अपनी खुद की उसने इंडिपेंडेंस बोल दी थी कि भाई मैं एक रीजनल पावर हूँ। ये आपको पूरा अगर डिटेल में जानना है तो राइज ऑफ रीजनल पावर्स की वीडियो में आपको ये चीज मिल जाएगी। ये वाला जो रीजन था, ये बेसिकली, लेट मी चेंज द इंक, यू विल बी एबल टू सी इट मोर प्रॉपर्ली। ओके, ये वाला जो रीजन है, पर्टिकुलरली ये वाला, ये हैदराबाद था। ओके, जिसमें निजाम उल मुल्क का था कब्जा पूरा, उसका पार्ट था हैदराबाद। और ये वाला जो रीजन है, दिस इज बेसिकली कर्नाटिक। ओके,
अब कर्नाटक जो है वो एक प्रोविंस बना दिया गया था बाय औरंगजेब, है ना? औरंगजेब के टाइम पे हुआ था इन 1691। 1691 में कर्नाटक एक खुद का फुल फ्लेजेड एक अलग से निजामत थी। इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ हैदराबाद। ओके। अब इस कर्नाटक में क्या हुआ, बहुत सारे नवाब आए, बहुत सारे लोग आए, पर सादतुल्ला खान जो था, सादतुल्ला खान के एक डिसेंडेंट को मार के अनवरुद्दीन गद्दी पे बैठ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद में तो निजामुल मुल्क बैठा हुआ है ना? अब देखेंगे तो 1691 में कर्नाटक एक अपना अलग से एक वो बन गया था, स्टेट, है ना? निजामत बन गई थी, और ये किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। और यहाँ पर सादतुल्ला खान बैठे हुए थे, पर सादतुल्ला खान के एक डिसेंडेंट को मारकर अनवरुद्दीन खान यहाँ के नवाब बन गए थे, है ना? ये बढ़िया यहाँ पे निजाम बन गए थे, और सॉरी नवाब बन गए थे, और इनको सपोर्ट किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने, जो कि हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने। ठीक है। ये जो कार्नेटिक है, इसको निजामत ऑफ आरकोट भी बोला जाता है, या फिर किंगडम ऑफ आरकोट, क्योंकि आरकोट इसका कैपिटल था। ठीक है, कर्नाटक का। एंड रिमेंबर, कर्नाटक इज नॉट कर्नाटका। ये कर्नाटका नहीं है, ये आज का कर्नाटका नहीं है, उस टाइम का कर्नाटक है। ये पूरा का पूरा रीजन कर्नाटक कहलाता था। ओके, कर्नाटक इज नॉट कर्नाटका, रिमेंबर दिस। ओके, अभी देखते हैं कि जो वॉर्स हुई वो वॉर्स किन किन टाइम पे हुई, उनका टाइमलाइन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सीरीज ऑफ कर्नाटिक वॉर्स या फिर टाइमलाइन देखें तो 1746 से 1748 2 साल तक चली हमारी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। 1749 से लेके 1754 तक चली हमारी सेकंड कर्नाटिक वॉर, एंड 1756 से लेके 1763 तक चली हमारी थर्ड कर्नाटिक वॉर। ओके, अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, सेकंड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ। और सबसे पहले हम चालू करते हैं बाय दी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ओके, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को अगर समझना है, जो कि इंडिया में हुआ, तो हमें इसको समझना पड़ेगा वहां पे यूरोप में जाकर। ठीक है, तो यूरोप में क्या चल रहा था? देखिए, ये ऑस्ट्रिया है, ये प्रशिया है, और ये रशिया है। यहाँ पे जो सिलेसिया वाला रीजन है ना, ये इस पर लड़ाई चल रही थी। प्रशिया बोल रहा था ये मेरा है, और ऑस्ट्रिया बोल रहा था ये मेरा है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया में जो राजा जी थे वो थे हमारे चार्ल्स द सिक्स्थ। अब ये चार्ल्स जो दी सिक्स थे, इनकी जब डेथ हुई तो ये अपनी लड़की को एम्प्रेस बना गए, क्वीन बना गए, जिसका नाम था मारिया थेरेसा। अब इस चीज का ऑपोजिशन कर रहा था प्रशिया, कि नहीं भाई, हम मारिया थेरेसा को एम्प्रेस नहीं मानेंगे। क्यों? अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बोल उनका कहना ये था कि भाई इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद अ वुमन, क्योंकि मतलब ये मतलब ठीक ही नहीं है इनसे नेगोशिएट करना, मानेंगी नहीं, ये बात ही नहीं करती हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप किसी जगह पे अगर आप रूल कर रहे हो, या फिर अगर कोई वुमेन कंट्री या फिर वर्ल्ड को रूल कर रही होती, तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, वॉर नहीं होते। बस कुछ कंट्रीज होती हैं जो एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती। तो उसी तरीके से आप ये समझ लो कि प्रशिया नहीं मान रहा था कि हम मारिया थेरेसा को बैठने देंगे, क्योंकि ये नेगोशिएट नहीं करेंगी, मतलब ये बात सुनेंगी नहीं। ये जो सिलेसिया है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा इंडिया है और पाकिस्तान है, उसके बीच का कश्मीर। पाकिस्तान बोल रहा है हमारा, इंडिया बोल रहा है हमारा है, इसी चीज पर लड़ाई चल रही है सिलेसिया के ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये अपोजिशन में क्या हुआ कि अब देखो, ये प्रशिया तो मान नहीं रहा था। अब ऑस्ट्रिया का साथ किस किसने दिया? देखो, ब्रिटेन ने ये चलन है कि हाँ, वुमेन रूलर हो सकती हैं। वैसे ही रशिया में भी ये चलन है, क्योंकि देखो ब्रिटेन में क्या कहते हैं, एलिजाबेथ थी, है ना? और रशिया में कैथरीन द ग्रेट भी एम्प्रेस क्वीन बनी थी, है ना? तो ब्रिटेन और रशिया साथ थे ऑस्ट्रिया के। अब यहाँ पे प्रशिया का साथ देने आए फ्रेंच और स्पेन। फ्रेंच चला तो उसने कहा भाई चल स्पेन, तू चलेगा क्या? तो स्पेन ने कहा चलो भाई चलते हैं। तो फ्रेंच और स्पेन लड़ रहे थे प्रशिया की तरफ से। ठीक है, अब यही इसी लड़ाई का एक्सटेंशन देखने को मिला था हमारे इंडिया में। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखो, बेसिकली जो हमारी बैकग्राउंड स्टोरी तो ये पूरी है कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ब्रिटेन वाला है ना, कि यूरोप में क्या हो रहा था, पूरा किसकी वजह से लड़ाई हुई, ये पूरा रीजनिंग है। अभी इंडिया में कैसे आया? तो रीजन क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच शिप को
कब्जा लिया, सीज कर लिया कि नहीं, ब्रिटिशर्स चले और उन्होंने फ्रेंच की शिपों को अपने हाथों में ले लिया। अब इस चीज से ना फ्रेंच खिसे आ गए तो वो लोग मद्रास चले गए और उन्होंने मद्रास हथिया लिया 1746 में। अभी 1746 में जैसे ही फ्रेंच ने मद्रास को कब्जाया तो ब्रिटिश बौखला गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना बहुत ज्यादा बौखला जाते थे अगर कोई भी मद्रास के आसपास भी भटकता था तो। ब्रिटिशर्स चले, उन्होंने पौंडीचेरी को हथिया लिया कि अच्छा अगर तुम्हारा मद्रास रखोगे तो हम तुम्हारा पौंडीचेरी रख लेंगे। ये चीज हुई 1748 में। फिर एक लड़ाई भी हुई। ठीक है, अब इस लड़ाई को देखते हैं। बैटल ऑफ सेंट थोम हुई। बैटल ऑफ सेंट थोम में क्या हुआ? अनवरुद्दीन प्लस ब्रिटिशर्स लड़े और यहाँ पे फ्रेंच लड़े। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में क्या हुआ? जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे वो हार गए, क्योंकि इसको लीड कर रहा था इनका अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान। अब महफूज खान लीड कर रहा था, अनवरुद्दीन था और ब्रिटिशर्स थे। तो अनवरुद्दीन खान ब्रिटिशर्स और महफूज खान तो हार गए और फ्रेंच जीत गए थे इसमें बैटल ऑफ सेंट थोम में। तो इनकी फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे कैप्टन पैराडाइज। ऐसे याद रहेगा कि कैप्टन पैराडाइज ने ब्रिटिशर्स को पैराडाइज दिखा दिया, मतलब स्वर्ग दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट में देखो तो इनकी एक ट्रीटी हुई एक्स ला चैपली के नाम से, एक्स ला चैपेल के नाम से। ठीक है, इट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। इसमें क्या हुआ कि चलो प्रशिया ने मान लिया कि मारिया थेरेसा ही हमारी क्वीन एम्प्रेस है। तो देर वॉज एन एक्सेप्टेंस ऑफ मारिया थेरेसा एज अ क्वीन एम्प्रेस। ब्रिटिश और फ्रेंच ने क्या किया? फ्रेंच ने सारी टेरिटरीज जो कि ब्रिटिशर्स की हथियाई थी वो वापस कर दी, जो कि मद्रास था। बेसिकली मद्रास अब हथियाया था तो मद्रास वापस भी कर दिया उन्होंने ब्रिटिशर्स को, फ्रेंच ने। ठीक है, फिर फ्रेंच लोगों को लुइसबर्ग मिल गया था इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ही थी। तो फ्रेंच को एज अ कंपनसेशन वाला चीज में लुइसबर्ग दे दिया इन अमेरिका। क्यों दिया? क्योंकि हार गए थे ना ब्रिटिशर्स, गधों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से हमारी खत्म हुई फर्स्ट बैटल, सॉरी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कर्नाटिक वॉर। ओके, सेकंड कर्नाटिक इज वॉर इज रिलेटेड टू इंडियन पावर्स, कि इंडियन पावर्स की बिहाफ पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेट्स सी दैट। देखो सेकंड बैटल में क्या हुआ, जो कार्नेटिक वॉर थी उसकी सेकंड बैटल में क्या हुआ, ये लोग जो ब्रिटिश और फ्रेंच होते हैं ना वो आपस में एकदम हेड टू हेड नहीं लड़ते, पर हाँ वो इंडियन पावर्स की मतलब पीछे खड़े होके आपस में लड़ते हैं। मतलब थोड़ा बहुत खिसियान खौर एक दूसरे से खाए हुए तो पहले से होते ही हैं, उन्हें ज्यादा कुछ खुशी तो होती नहीं है एक दूसरे से, तो वो लड़ने के लिए उतर जाते हैं, पर उनको कोई वजह नहीं मिलती तो इंडियन पावर्स के पीछे दुख के ही लड़ लेते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो साथ दे रहे थे रूलर्स का, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। अब ये देखो रूलर्स ये हुए कैसे, क्योंकि हैदराबाद में तो निजाम उल मुल्क बैठा था, है ना, निजाम उल मुल्क। पर इसकी डेथ हुई, इसकी डेथ हुई क्या कहते हैं हमारी 1748 में। 1748 में इसकी डेथ हुई। तो यहाँ पर दो इसके ऐसे थे कि मतलब दो उम्मीदवार थे ऐसे मान लो। एक तो नासिर जंग इसका बेटा था, सन, और दूसरा था मुजफ्फर जंग उसका नेफ्यू, भतीजा। ठीक है, तो निजाम उल मुल्क के ये दो उम्मीदवार थे और इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो जो रूलर बना वो बना नासिर जंग। ठीक है, और अनवरुद्दीन कैसे गद्दी पे बैठा था? सादतुल्लाह को मार के, है ना, सादतुल्लाह को मार के नहीं, पर सादतुल्लाह का के डिसेंडेंट का एक जो छोटा सा बच्चा था ना, न्यू बॉर्न छोटू छोटू सा बेबी, उसको मार के अनवरुद्दीन गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, निजाम उल मुल्क के डेथ के बाद ये सब कुछ ही काम चला था। अब देखो जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने साथ दिया रूलर्स का और ओपोनेंट्स का साथ दिया फ्रेंच ने, फ्रेंच पीपल ने, फ्रांस ने। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये लोग लड़ाई पे गए, दिस वर्सेस दिस हुआ। तो अनवरुद्दीन के साथ बैटल में गए थे हमारे ब्रिटिश एज वेल। ठीक है, अब जब वो गए तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ आम्बुर, बैटल ऑफ आम्बुर, और उसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। ये जो चंदा साहिब थे ना, ये वो थे क्या कहते हैं, जैसे क्वीन रीजेंट होते हैं ना हमारे, तो इनके ये एक तरीके से गार्जियन थे। जो सादतुल्ला खान के छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था ना, उसके जो गार्जियन थे वो चंदा साहिब थे। अब वो भी क्लेम कर रहे थे कि नहीं भाई मुझे भी गद्दी चाहिए, मैं एक उम्मीदवार बनता हूँ कार्नेटिक की गद्दी का, आरकोट की गद्दी का। ठीक है,
तो जब ये बैटल हुई तो इस बैटल में अनवरुद्दीन मारा गया, ब्रिटिशर्स हार गए और चंदा साहेब कार्नेटिक की गद्दी पर जाकर बैठ गए। और फिर धीरे से नासिर जंग को भी नोबल्स के द्वारा, ऐसे सामने लड़ाई वड़ाई से नहीं, नोबल्स जो वहां पे अच्छे खासे नोबल्स बैठते थे ना, उनके द्वारा नासिर जंग को भी असैसिनेट करा दिया जाता है, उसको मरवा दिया जाता है और फिर मुजफ्फर जंग गद्दी पे बैठ जाता है और फिर डुप्लेक्स जीत जाता है इसमें, है ना? डुप्लेक्स की जीत हो जाती है। पर ये जो जीत है ना, ये बहुत ज्यादा देर तक चली नहीं थी, है ना? तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे रॉबर्ट क्लाइव आए। जब डुप्लेक्स बाकी जगह पे व्यस्त था, ये मुजफ्फर जंग के उसमें व्यस्त था, जब गद्दी पे बिठाने के लिए, तो जो क्लाइव चला, क्लाइव ने खेला बहुत अच्छा प्यादा। क्या एक अच्छा खासा उसने दिमाग लगाया और वो चला 210 सोल्जर्स के साथ आरकोट पे हमला कर दिया और आरकोट हथिया लिया। अब हारकोट जो था ना, वो सेंट्रल पॉइंट था कर्नाटक का, क्योंकि कैपिटल था, है ना? अगर कर्नाटक में किसी को रूल करना है तो आरकोट से ही करेगा। तो क्लाइव ने जाके हथिया लिया आरकोट। तो आरकोट आ गया अब ब्रिटिशर्स के हाथ में। यहाँ पर फ्रेंच की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और 1754 में फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स को वापस बुला लिया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने कि भाई तू बहुत खर्चा करा रहा है, वॉर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो चुका है और हम नहीं झेल पाएंगे इतना। अच्छा, अब इसका कुछ रिजल्ट भी तो हुआ होगा। तो इनकी हुई थी एक ट्रीटी विच वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ओके, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। लेट्स नो अबाउट ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कि उसमें हुआ क्या। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में ऐसा हो गया कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ने अग्री किया कि भाई हम ना अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, हम अपने एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो भी इंडिया में करेंगे वो अपना अपना करेंगे और जो भी हम करेंगे उसमें तुम इंटरफेयर नहीं करना, जो भी मैं करूंगा उसमें तुम इंटरफेयर मत करना। ऐसे सब कुछ हो गया था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ऐसा राजीमंदी हो गई थी। और ये बोल दिया था कि लड़ाई के दौरान जिसको जो मिल गया हो, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने आरकोट हथिया लिया था, तो ऐसा अग्रीमेंट में हो गया था कि अब अगर तुमने आरकोट हथिया लिया है ब्रिटिशर्स ने, तो वो अब वही रखेंगे बेसिकली। जिसने जो भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी होगी ड्यूरिंग द वॉर टाइम, वो उसको रख लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको वापस देना पड़ेगा, दे विल कीप इट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड बैटल, दैट इज थर्ड कर्नाटिक वॉर। देखो, थर्ड बैटल में क्या हुआ, इनकी जो पहले ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में रजामंदी हुई थी ना कि हम एक दूसरे की चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं थी। और वो क्यों नहीं चली थी? देखो, जो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन पहली कार्नेटिक वॉर में हुआ था ना, वही वापस चालू हो गया था। ऑस्ट्रिया ने प्रशिया पर हमला कर दिया था। किस चीज के लिए? सिलेसिया को हथियाने के लिए कि भाई हमें सिलेसिया वापस चाहिए। और इधर से चालू हुआ 7 ईयर वॉर, जो कि चला था हमारा 1756 से लेके 63 तक। और यही हमारा कार्नेटिक वॉर का ड्यूरेशन भी है। अब इसका इफेक्ट इंडिया में हुआ, और इंडिया में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव था जो कि हमारा ब्रिटिशर्स की तरफ से था, उसने चंद्रनगर को हत्या लिया। चंद्रनगर था हमारा बंगाल में, ठीक है? और ये टेरिटरी थी फ्रेंच की। चंद्रनगर बंगाल में जो था वो टेरिटरी थी फ्रेंच की। अब इससे फ्रेंच खिसिया के चले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया फोर्ट सेंट डेविड, जो कि ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी। और ये किसने किया था? काउंट डे लेली ने। काउंट लेली, ओके, काउंट डे लेली वाज वन ऑफ द गवर्नर ऑफ फ्रेंच। फिर इसके बाद जब ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बैटल हुई, उसको कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवश। वॉन्डिवश, ओके, दिस हैपेंड इन 1760। ऑल्दो इसमें ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके, सॉरी, फ्रेंच बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था 63 तक, 1763 तक, क्योंकि 7 ईयर वॉर चल रही थी हमारी यूरोप में। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में क्या हुआ, ब्रिटिश लड़े अगेंस्ट फ्रेंच। फ्रेंच की तरफ से लड़ा था काउंट डे लेली, काउंट डे लेली। और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे क्लाइव एंड जनरल आयरकूट। ये आयरकूट ने काउंट डे लेली को कूट कूट के भगाया, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और ब्रिटिशर्स जीत गए इसमें, जब ये जीते बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में। और ये बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव बैटल थी कि ब्रिटिशर्स का बिल्कुल अब पूरा पूरा साम्राज्य बस गया था इंडिया में, क्योंकि अब सारी यूरोपियन पावर्स को उन्होंने इस बैटल के थ्रू भगा दिया था। पहले भी वो डच को निकाल चुके थे, डेन्स को निकाल चुके थे, पोर्चुगीज को निकाल चुके थे,
मतलब ऐसे नॉन पावरफुल कर दिया था और फिर बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश से फ्रेंच को भी हरा दिया। अब इसके बाद क्या हुई, कुछ तो रिजल्ट में हुआ था, तो फिर इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी हमारी 1763 में कंक्लूड। लेट्स सी इस ट्रीटी में क्या था। देखो ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी ना, इससे जो फ्रेंच थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए थे, उनके पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, क्योंकि इसमें इस ट्रीटी के अंदर ऐसा बोल दिया था ब्रिटिशर्स ने कि जो फ्रेंच हैं वो इंडिया में ट्रेड तो कर सकते हैं, ट्रेड के लिए तो कोई मनाही नहीं है, ट्रेड कर सकते हैं, पर अगर बोलो एक्सपेंशन का, वो अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्या था कि उनकी खुद की एक टेरिटरी तो हो सकती है, फ्रेंच कैन हैव देयर ओन टेरिटरी, बट उसको फोर्टिफाई नहीं कर सकते, ये फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं था। इसके बाद जो सिक्योरिटी थी फ्रेंच की, वो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स सुरक्षा प्रदान करेंगे फ्रेंच को, वो अपनी खुद की मिलिट्री, मतलब फ्रेंच अपनी खुद की मिलिट्री इंडिया में नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री एक्सपेंशन जो है, मिलिट्री एक्सपेंशन फ्रेंच का खत्म हो चुका था, कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। और अब इन सारी चीजों की वजह से हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो सुप्रीम नजर आए, वो बिल्कुल सुप्रीम पावर में नजर आए थे, ठीक है। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दी यू नो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर यूरोपियन पावर्स। ब्रिटिशर्स लड़े हमारे डच से, सॉरी पोर्चुगीज, सबसे पहले पोर्चुगीज से, फिर डच से, फिर डेन से, एंड देन लास्ट में हमारे लड़े थे वो फ्रेंच से। तो अगर हम रिकॉल करें तो क्या हुआ, पोर्चुगीज से लड़े तो 1661 में उन्हें बॉम्बे मिल गया था क्योंकि उनकी शादी हुई, और फिर पोर्चुगीज का वैसे ही खुद में ही डिक्लाइन हो गया था, पोर्चुगीज ब्रिटिशर्स से ज्यादा कुछ बलबोड़ा कर नहीं रहे थे। 1961 में उनके हाथ में गोवा, दमन और दीव था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने हथिया लिया था। अब अगर करें डच की बात, तो डच में कौन सी लड़ाई में हारे थे डच, डच को 1741 में मार्तंड वर्मा जो कि केरला के हैं उन्होंने थोड़ा बहुत तो हरा ही दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कहते हैं, डच कोरोमंडल और डच बंगाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने 1825 में वो वापस ले लिया था और डच को भगा दिया था। तो डच अपनी सारी सेटलमेंट्स 1825 में ब्रिटिशर्स को बेच के भाग गए थे। फिर आते हैं डेन्स की बारी, तो डेन्स ने क्या किया, डेन्स ने भी ये सेम चीज करी थी, 1845 में अपनी सारी सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को बेचकर वो चले गए थे, क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान ट्रेड में नहीं, मिशनरी में था, वो सारी मतलब अपनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज में था और रिलीजन फैलाने में ज्यादा भरोसा रख रहे थे, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए थे, और बैंकरप्सी की वजह से वो 1845 में अपनी सारी सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को बेच के थोड़ा बहुत पैसा लेके भाग गए थे। फिर बात आती है फ्रेंच की, तो फ्रेंच का एंड हुआ बाय द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इफ वी टॉक अबाउट इट, एंड दिस बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश टुक प्लेस इन 1760, रिमेंबर दैट। उसकी वजह से ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ये हुई थी 1763 में। और क्यों हुई थी इतनी लेट, 3 साल लेट क्यों हुई थी, क्योंकि 7 ईयर वॉर चल रहा था हमारा यूरोप में। ओके, सो ये ओवरव्यू भी दे दिया है। Now it is the end of it. Next videos में we'll talk about British conquest over Indian powers कि कैसे लड़ाई हुई। हम अगली वीडियो में देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, और उसके बाद देखेंगे एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर एंड मेनी मच मोर miscellaneous Anglo wars. For this video, this is it. If you like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.